दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर 2 का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। और ये मेरा पेपर 2 का जो रिज़ल्ट है वो है, मैंने 83 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से मेरे 79 क्वेश्चन ठीक थे और 95% एक्यूरेसी थी। मैं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक है। एसएससी जेई 2022 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे को अपना मनपसंद डिपार्टमेंट और लोकेशन नहीं मिल रही थी, जिस वजह से 2023 में भी मैंने ये पेपर को दोबारा दिया है। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी कुरुक्षेत्र से 2021 में करी है। 2022 के आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। 2023 में मेरे 374 मार्क्स थे और गेट मैंने 3 बार क्वालिफाई किया है। और एसएससी जेई 2023 के लिए मैंने अगस्त 2023 से नवंबर 2023 तक फोकस होकर केवल यूट्यूब से तैयारी की। और यूट्यूब से मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, टेक्निकल सब्जेक्ट की और जीके जीएस की। रीजनिंग की बची हुई है, वो भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है मेरी, या मेरा रोल नंबर देख सकते हैं। पेपर 2 की रिस्पॉन्स शीट है। हम कर चुके थे 75 नंबर क्वेश्चन तक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, 76 नंबर क्वेश्चन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का है। इसमें स्टडी द गिवन एस्टीमेट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रपोज हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड आइडेंटिफाई द एस्टीमेट दैट डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। तो जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है, यानी स्टार्टिंग में एस्टीमेट रफ एस्टीमेट करते हैं, उसकी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है। और अब की बार एग्जामिनर की काफ़ी अच्छी चीज़ रही कि इसने हर जगह हाईलाइट कर दिया है, जैसे इसमें नोट को इसने हाईलाइट कर दिया। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एस्टीमेट ऑन द बेस ऑफ प्लेन्थ एरिया। तो प्लेन्थ एरिया तो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, यानी जो स्टार्टिंग में रफ एस्टीमेट होता है उसके अंदर होता है। सेकंड नंबर एस्टीमेट, एस्टीमेट ऑन द बेसिस ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग में सभी आइटम ऑफ वर्क हैं, भाई पीसीसी हो गई, ब्रिक वर्क कितना आएगा, उसके अंदर टाइल वगैरह कितनी लगेंगी, तो डिटेल एस्टीमेट जो होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, तो ये तो डिटेल एस्टीमेट के अंदर आ जाएगा। ये रफ एस्टीमेट तो रहा नहीं, तो और इसने नोट बुझा हुआ, तो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन ठीक हो जाएगा और इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी आप देख सकते हो। एस्टीमेट ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर यूनिट पर नंबर ऑफ बेड इन दी हॉस्पिटल, तो ये भी रफ एस्टीमेट होता है, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है। फोर्थ नंबर एस्टीमेट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ वॉल एंड लेंथ ऑफ वॉल ऑफ द हॉस्पिटल, तो ये भी रफ एस्टीमेट का पार्ट होता है। 77 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए व्हीकल यूज इन द मेकिंग पेंट। पेंट बनाने के लिए हम व्हीकल कौन सा यूज करते हैं। तो दोस्तों, व्हीकल, कैरियर, बाइंडर, ये चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। और नॉर्मली हम दो व्हीकल को पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा लिंसीड ऑयल और एक होता है हमारा टंग ऑयल। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो इनमें से ये तो कोई भी नहीं है। और सॉरी दोस्तों, ये लिंसीड ऑयल इसमें 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन था, ये देखते ही होने वाला क्वेश्चन था, 4th नंबर ऑप्शन इसका। 78 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द आईएस स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एज पर आईएस 10-500/2012। अब ये वाला जो कोड की रिकमेंडेशन है, ये एनवायरनमेंट वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं, तो ईजिली होने वाला क्वेश्चन था। कैल्शियम होता है 75 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड 250 मिलीग्राम पर लीटर, फ्लोराइड की लिमिट है 1 मिलीग्राम, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की है 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, इजीली क्वेश्चन था। तो जैसे ये IS 10500 है, इस वाले IS कोड को तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। IS 456 के अंदर भी 2-3 टेबल हैं, उनको भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको हम डिफिकल्ट में नहीं गणेंगे। और ये वाले IS कोड तो अपने को करने हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे बूझे हुए हैं। लेकिन जो 6-7 IS कोड इस वाले पेपर के अंदर आपने स्टार्टिंग में देखे थे, वे नहीं करने आपको, जो कभी कभी बूझ लिया उसने। लेकिन जो हर पेपर में, जैसे ये IS 10500 है, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए थी। 79 नंबर क्वेश्चन,
मैच द आइटम अंडर लिस्ट 1 टू दोज विद द लिस्ट 2, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। पी ऑप्शन, मेंबर सपोर्टिंग रूफ इन ए बिल्डिंग, तो जो रूफ को सपोर्ट करते हैं वे कौन से होते हैं? तो टाई, बूम, स्ट्रट या जोइस्ट। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बूम के बारे में पता था कि जो क्रेन का प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर होता है उसको बूम बोलते हैं, यानी एस का 2। ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छे से आती थी। टाई के बारे में मेरे को पता था कि टेंशन मेंबर इन ए रूफ ट्रस, ये मैंने पढ़ा हुआ था। कंप्रेशन मेंबर इन ए रूफ ट्रस, ये भी मुझे पता था स्ट्रट होता है। लेकिन जो जोइस्ट होता है मेंबर सपोर्टिंग रूफ इन ए बिल्डिंग, ये मेरे को अच्छे से नहीं पता था। लेकिन मैच दी फॉलोइंग का मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको 2 या 3 ऑप्शन इसके सही पता है तो बाकी आप एलिमिनेट, 1-2 तो वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका पी नंबर ये इजीली मैंने कर दिया था। 80 नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 अल्टीमेट लिमिट स्टेट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द कंक्रीट। तो लिमिट स्टेट मेथड के अंदर कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.5 होता है। तो इजीली होने वाला क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में हमें इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना था जो हम शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं। इसके हम ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या है। पहले वाला है अनकन्फाइन कंप्रेशन स्ट्रेंथ अपैरेटस, सेकंड है वेन शियर टेस्ट, थर्ड है ट्राई एक्सियल टेस्ट, फोर्थ है डायरेक्ट शियर टेस्ट। तो इस वाले सच बताऊं पेपर में थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग था, लेकिन ऑप्शन पढ़ते ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वेन शियर टेस्ट आपको पता है जो क्ले टाइप की सोयल होती हैं उनके लिए करते हैं, और इसके अंदर एक वेन होता है इस टाइप का, ठीक है, वैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा। ट्राई एक्सियल टेस्ट के अंदर आपको पता है पूरा एक सिलेंड्रिकल हम स्पेसिमन लेते हैं, उसको एक बड़े से अपैरेटस के अंदर रखते हैं, यहाँ पे पानी का प्रेशर लगता है, यहाँ से डेविएटर स्ट्रेस लगाते हैं। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर हमें नहीं दिखाई दे रहा। डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर भी आपको पता है एक स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है और ओरिजोनटल इसको हम शियर करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन में से तो कोई सा भी नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा हमने अनकन्फाइन कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, तो इस टेस्ट के अंदर हमें दिख रहा है अनकन्फाइन, यानी कि कोई कन्फाइनिंग प्रेशर तो लग नहीं रहा है इसके अंदर भी। और कंप्रेशन के लिए टेस्ट है क्योंकि ऊपर ये लोड वगैरह लगाने की इसमें अरेंजमेंट दी हुई है, जो ये देखो आप ये हैंडल दिया हुआ है इसमें लोड लगाने के लिए। तो इस वजह से मैंने इसको आइडेंटिफाई करके अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट अपैरेटस सेलेक्ट कर लिया। पेपर के अंदर सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आपने पढ़े हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आएंगे जिसमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एलिमिनेट करने पड़ेंगे ऑप्शंस। 82 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच पॉलिश इज ए टाइप ऑफ, तो फ्रेंच पॉलिश एक स्पिरिट वार्निश होती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो IS मास्टर की बुक प्रीवियस ईयर की, उसके अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट दी हुई है जो एक्सप्लेनेशन की। मैंने इसको तुक्का मारा था, मैं आपको बता देता हूँ, और ये मेरा गलत हुआ था, आप देख सकते हैं मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था लेकिन इसका स्पिरिट वार्निश था। तो फ्रेंच पॉलिश एक स्पिरिट वार्निश होती है। 83 नंबर क्वेश्चन, पंप से अब की बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं तो पंप वाला चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, और हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ऑपरेशन ऑफ पंप कनेक्टेड इन सीरीज इंक्रीज द फ्लो रेट, अगर पाइप सीरीज में है तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो एक पाइप कह लो पंप कह लो, एक पाइप ये है दूसरा पाइप ये है, रुको सॉरी इसको मैं दोबारा, पंप कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ सीरीज में ऐसे लगे हुए हैं, तो जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। तो इस वाले कंडीशन में तो जो डिस्चार्ज है क्या वो सेम रहेगा अगर पाइप हमारे सीरीज के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है हेड इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट है इसकी, दी ऑपरेशन पंप कनेक्टेड इन पैरेलल अलो दी हेड टू इंक्रीज, तो इसको भी हम देख लेते हैं। एक पंप ये है, एक पंप ये है, तीसरा पंप ये है, चौथा पंप ये है। अगर ये पैरेलल है आपस में
तो जो इनका हेड लॉस है या जो हेड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अगर क्यू डिस्चार्ज इसका था, क्यू डिस्चार्ज इसका था, क्यू इसका था, तो टोटल जैसे 4 पंप था तो 4 क्यू डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, दी पंप कनेक्टेड इन पैरेलल अलो दी हेड टू इंक्रीज। नहीं, हेड इंक्रीज नहीं होगा, हेड सेम रहेगा, डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसने दोनों इंटर चेंज करके दिए हुए थे, तो दोनों स्टेटमेंट इसकी फॉल्स थी। इस वाले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसको 4 नंबर ऑप्शन टिक करने वाला था इसका, लेकिन जैसे मैंने आपको इसमें बताया ना, मैंने ऐसे डायग्राम बना के देखा, क्योंकि मैं सीरीज को क्या समझ, जैसे पहली स्टेटमेंट थी पाइप कनेक्टेड इन सीरीज, तो जैसे मैंने इसको ड्रॉ करके देखा, मेरे को लगा ये तो पैरेलल हो गए, तो फिर जब मैंने पैरेलल ड्रॉ करके देखे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो दोनों मैंने एक साथ ड्रॉ करके देख लिए, तो उससे मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया और मैं सही ऑप्शन सेलेक्ट करने में मेरी काफ़ी हेल्प हो गई। 84 नंबर क्वेश्चन, IS कोड का क्वेश्चन है। एज पर IS 10262 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एंट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्ट इन नॉर्मल कंक्रीट व्हेन 10 mm नॉमिनल एग्रीगेट साइज ऑफ एग्रीगेट इज यूज इन मेकिंग कंक्रीट। यानी 10 mm साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे तो कितनी एंट्रैप्ड एयर होएगी परसेंटेज के अंदर, कंक्रीट के अंदर। तो इसका सही आंसर है 1.5। अगर 10 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे तो 1.5% उसके अंदर एयर एंट्रैप होएगी। मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ था तो मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो इसके अंदर हम रिस्क नहीं ले सकते। 85 नंबर क्वेश्चन, द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर इज फाउंड टू बी 3 मीटर। कैलकुलेटेड इफेक्टिव लेंथ इफ वन ऑफ इट्स एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। यानी कि कंप्रेशन मेंबर है, एक एंड इसका फिक्स है क्योंकि रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों में रिस्ट्रेन है, एंड अदर एंड इज रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट फ्री टू ट्रांसलेट। यानी कि जो इसका ये वाला एंड है ये इधर और इधर तो मूव कर सकता है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो इस टाइप के कॉलम की इफेक्टिव लेंथ होती है 1.12। जो आपने इफेक्टिव लेंथ वाली टेबल है वो आपको पूरी याद होनी चाहिए, और इससे आपने देखा एक क्वेश्चन तो, एक या दो क्वेश्चन तो 100% आएगा, प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। तो 1.12 लेंथ है, 3 इंटू 1.2 36, यानी 3.6 मीटर। तो वो वाली टेबल इफेक्टिव लेंथ की पूरी याद होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ और रिकमेंडेड लेंथ की। 86 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी थी प्रिज्मोइडल फॉर्मूला के बारे में, जो हम अर्थवर्क निकालने के लिए यूज करते हैं। तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला या सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इसने हाईलाइट भी कर रखा है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रिज्मोइडल को सिम्पसन्स रूल भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ देयर आर इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन देन एंड स्ट्रीम मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल के अंदर अगर 3 ऑर्डिनेट हैं 1, 2 एंड 3 एंड क्रॉस सेक्शन कितने हो गए, पहला क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है हमसे, इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 1 और 2 या 4 या 6 या 8, तभी इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन ओड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन टू अप्लाई द प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। तो नॉर्मली जो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला होता है या सिम्पसन्स 1/3 वाला फॉर्मूला होता है, उसको हम तब लगाते हैं जब इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 2, 4, 6। और फोर्थ में क्या कह रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव ओड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि 3, 5, 7। वैसे नेसेसरी नहीं होता, क्रॉस सेक्शन तो नॉर्मली इवन होने चाहिए और ऑर्डिनेट ओड होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे, द रेशो ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय द एंड एरिया फॉर्मूला एंड द प्रिज्मोइडल फॉर्मूला इज कॉल्ड द प्रिज्मोइडल करेक्शन। तो ये रेशो नहीं होता, ये होता है इनका डिफरेंस। जो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला होता है और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला से जो हम वॉल्यूम निकालते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम प्रिज्मोइडल करेक्शन बोलते हैं, लेकिन वो होता है डिफरेंस, और ये क्या कह रहा है, रेशो। तो इस वजह से ये चीज़ गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो गई। और फोर्थ वाले को जब हम पढ़ते हैं,
कायदे की बात तो क्या है, नेसेसरी तो बिल्कुल नहीं होता ओड नंबर और क्रॉस सेक्शन होने प्रिज मॉडल फॉर्मूला के लिए, इवन नंबर ही चाहिए होते हैं। लेकिन अगर ओड नंबर है तो हम प्रिज मॉडल फॉर्मूला को वैसे नॉर्मली लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सोचे तो लग तो 4 भी गलत ही रही है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है ये। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल 100% गलत है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन मैंने इसमें लगा के आया था। 87 नंबर क्वेश्चन, ए टिम्बर स्पेसिमन ऑफ साइज 50 into 50 mm in cross section and 150 mm in length was tested for its specific gravity. If the specimen weighed 250 gram and 15% of the moisture content, calculate its specific gravity by accounting the moisture content. तो इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आखिरी में करना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको अपने माइंड में स्टेप्स सारे याद आ जाने चाहिए कैसे कैसे करना है। जैसे हमने पहली लाइन को पढ़ा, टिम्बर का स्पेसिमन है 50 into 50 mm और 150 mm लेंथ है, यानी हम इससे वॉल्यूम निकाल लेंगे उस स्पेसिमन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, यानी कि इसकी डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी। और इस स्पेसिमन का वेट है 250 ग्राम और इसमें 15% मॉइस्चर कंटेंट है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि डब्लू का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और ये हमें दिया हुआ 15%। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 15% ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और थी, हमें वेट ऑफ सॉलिड तो पता ही नहीं, वेट ऑफ सॉलिड तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है टोटल वेट 250 ग्राम है, यानी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये कितना दिया हुआ हमें 250 ग्राम। तो जो वेट ऑफ सॉलिड है उसको हम वेट ऑफ वाटर की टर्म में लिख सकते हैं, या फिर वेट ऑफ वाटर को हम वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में लिख सकते हैं। मैं इसमें वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड की टर्म में लिख देता हूँ। वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 250 माइनस वेट ऑफ सॉलिड, और इस चीज़ को हमें लिखना है यहाँ पे अंदर वेट ऑफ वाटर के अंदर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, जो ये 15% है ना, इस 15% को हम ऐसे लिख लेते हैं 0.15। बात तो वही हुई, 15% लिखो या 0.15 लिखो, और इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 इंटू जो ये वेट ऑफ सॉलिड है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.15 वेट ऑफ सॉलिड। ये इक्वेशन मैं लिख देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये ऐसे आ जाएगी, वेट ऑफ सॉलिड को 0.15 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया है, और वेट ऑफ वाटर को 250 माइनस वेट ऑफ सॉलिड ये लिख दिया है। अब वहाँ हमारे पास कैलकुलेटर तो अलाउड था ही, इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। जो माइनस WS है उसको हम उस साइड ले जाते हैं, इधर 0.15 है, तो 1 प्लस 1.15 आ गया, और इधर कितना बचा 250 डिवाइड बाई 1.15, यानी कि 217.39। वेट ऑफ सॉलिड कितना आ गया, 217.39। और डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी निकालनी थी क्वेश्चन के अंदर, टिम्बर स्पेसिमन की निकालनी थी, बाय अकाउंटिंग दी मॉइस्चर कंटेंट, यानी पानी को निकाल के जो इसका वेट बच रहा है, यानी वेट ऑफ सॉलिड के लो वेट ऑफ टिम्बर, और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 50 into 50 into 150 mm का स्पेसिमन है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 50 into 50 into 150, तो 5 into 5 25 डिवाइड बाय 150, तो ये आ गई इसकी स्पेसिफिक जो इसकी डेंसिटी है टिम्बर की वो आ गई, और इसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी।
और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 की जितनी भी पावर होती हैं वो हमें इग्नोर कर देनी है, लेकिन इसमें 2 या 3 स्टेप थे, तो जो आखिरी वाला स्टेप था मैंने उसके अंदर इग्नोर करी है 10 की पावर। तो इसको आप मान लो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो आ गया 57.97। तो 579 केवल सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी, इस वाले को आपको आखिरी में अटैम्प्ट करना था, लेकिन होने वाला क्वेश्चन था ये, इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। आपको अच्छे से पता है डब्लू की क्या डेफिनेशन होती है, बस वो लगानी थी। वाटर को काउंट करके जो सॉलिड का वेट था और डेंसिटी निकाल के इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल सकते थे। 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें पहले ही इनकरेक्ट को इसने हाईलाइट कर दिया। एक इरिगेशन चैनल की लाइनिंग के बारे में, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। पहला स्टेटमेंट, लाइनिंग हेल्प टू प्रोवाइड ए फ्लैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू द कनाल एंड बेटर कमांड एरिया। लाइनिंग क्या होती है? जैसे कनाल यानी कि नहर, नदी, वो मिट्टी की बनी होती है और उसके अंदर हम ईंटों से या फिर कंक्रीट के ज़रिए उसको स्मूथ कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, तो उसको हम लाइनिंग कहते हैं कनाल की। तो जो कनाल है यानी कि नहर को हमने पक्का कर दिया, नहर को पक्का कर दिया तो क्या होगा? फ्लैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। यानी कि इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। अगर नदी मिट्टी की बनी हुई है, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये था, तो जब उस नहर को हमने पक्का कर दिया तो उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इतने पे भी काम चल रहा है। ये है मिट्टी वाली, सोयल वाली, और ये है लाइनिंग के बाद, यानी कि उसको हमने पक्का कर दिया कनाल को तब। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर जब उसमें पहले मिट्टी थी तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, मिट्टी का फ्रिक्शन ज़्यादा होएगा तो हमें उसके जो बेड का स्लोप है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। आप सोयल वाले में देख सकते हो, हमने उसको गहरा बनाया है ताकि पानी इजीली चल के नीचे जा सके। लेकिन कंक्रीट वाला है, यानी कि जब हमने उसको पक्का कर दिया तो फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो उसको कम लगाना पड़ेगा और कम जो स्लोप है उसमें भी काम चल जाएगा। और जो आप ये हाइट देख सकते हो, पहले इस लेवल के जो खेत थे उन्हीं तक पानी पहुंच रहा था, लेकिन अब ये ऊपर हो गया, तो जो ऊपर के लेवल पे खेत हैं उन किसानों को भी फ़ायदा होगा, तो कमांड एरिया बढ़ जाएगा हमारा। और वहीं ये पहले स्टेटमेंट में कह रहा है बेटर कमांड एरिया आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड स्टेटमेंट, लाइनिंग इंक्रीज द डिस्चार्ज इन द कनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि कनाल को यानी कि नहर को हमने पक्का कर दिया, तो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहे थे वे कम होंगे। जैसे मिट्टी थी तो वहाँ घास वगैरह भी उग सकती है और वो भी पानी के जो बहने में थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, लेकिन कंक्रीट का जब कनाल हो गया तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, लाइनिंग मिनिमाइज द सीपेज लॉस इन द कनाल, मोर एरिया कैन बी इरीगेटेड। सीपेज की वजह से लॉस यानी कि मिट्टी के अंदर जो पानी अंदर सोख ले रही थी मिट्टी पानी को, वो कम सोखेगी, वो तो कंक्रीट वाला तो सोखेगा ही नहीं बिल्कुल, तो लॉस हमारे कम हो गई, तो ज़्यादा एरिया इरीगेट हो पा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। फोर्थ स्टेटमेंट, ड्यू टू लाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो इंक्रीज एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो डिक्रीज। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो तो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत और वही हमें बताना था। तो लॉजिकली सोच के इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते थे हम। 89 नंबर क्वेश्चन, रेनफॉल दिया हुआ है 5 दिनों का, 2, 6, 9, 5 और 3 इन सेंटीमीटर। फाई इंडेक्स बताना था। ये फाई इंडेक्स मतलब इन्होंने दिया हुआ है, इफ़ द फाई इंडेक्स फॉर द स्टॉर्म इज 3 सेंटीमीटर पर डे, यानी 3 सेंटीमीटर तक की अगर बारिश होती है तो मिट्टी उसको अपने अंदर सोख लेती है। फाई इंडेक्स का मतलब ये होता है इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, यानी कि मिट्टी के अंदर पानी कितना जा रहा है। डायरेक्ट रन ऑफ पूछा हुआ था हमसे, तो पहले दिन बारिश हुई 2 सेंटीमीटर की, लेकिन मिट्टी कितना सोख सकती है? 3 सेंटीमीटर, तो सारी बारिश मिट्टी अपने अंदर सोख लेगी। दूसरे दिन बारिश हुई 6 की, तो 2 वाले दिन तो कुछ नहीं हुआ, 6 वाले दिन क्या होगा? 3 सेंटीमीटर मिट्टी ने पी लिया और 3 सेंटीमीटर का रन ऑफ होगा। 9 सेंटीमीटर वाले दिन क्या होगा? 3 तो मिट्टी ने पी लिया
और 6 रन ऑफ होगा। 5 वाले दिन भी यही 3 मिट्टी पी ले गई और 2 का रन ऑफ हो गया। 3 वाले दिन मिट्टी 3 के 3 को पी लेगी और 0 का रन ऑफ हुआ। तो रन ऑफ हमसे पूछा हुआ था, ये कितना आ गया 6 + 3 + 2 11। अब इस क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट था नहीं था, तो बस वहाँ आपको कूल माइंड से सोचना है और ऐसे ही क्वेश्चन को करते जाना है। 90 नंबर क्वेश्चन, इट इज फाउंड दैट द वेट ऑफ लिक्विड इज 15 न्यूटन विच मेजर दी 6 लीटर। स्पेसिफिक वेट बताना है। अब कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, न्यूटन को न्यूटन दे दिया, 6 लीटर दे दिया, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जिसको पता है स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट लिखा कितना 15 न्यूटन, वॉल्यूम है 6, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 15 / 6 2.5। सबकी यूनिट सेम है, दूर दूर ऑप्शन है। 2.5 को 10 हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर मैच होगा वो हमारा सही आंसर है। तो 2.5 किस में है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है, और इसको इसी टाइप से हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो न्यूमेरिकल तो मुझको लगता है आप सभी सीख गए होंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल पिछली 2-3 क्लास में मैंने करवाए हैं आपको कि कैसे करने हैं। उसके अंदर आप समझ गए होंगे कि 10 की जितनी भी पावर हैं अगर वे डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो उनको भूल जाना है अपने को। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब ऑप्शन कैसे होंगे, एक 100, एक 105, एक 110, इस टाइप के ऑप्शन होंगे, यानी दूर दूर ऑप्शन और अलग अलग ऑप्शन होंगे, यानी उनका जो डिजिट है वो अलग अलग होगी। 91 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्वे एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सही आंसर बताना हमें। सर्वे के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Latitude of a survey line is defined as its coordinate length measured in the direction perpendicular to an assumed meridian direction. तो लैटिट्यूड के बारे में इसने पूछा हुआ, तो लैटिट्यूड क्या होता है। जब आप सर्वे के अंदर पढ़ते हैं तो लैटिट्यूड होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी लाइन का जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है लैटिट्यूड। ये थीटा एंगल बना रहा है नॉर्थ से, और इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है इस वाले लाइन पे, ये है इसका लैटिट्यूड। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो इसका प्रोजेक्शन है वो है इसका डिपार्चर। लेकिन पहली स्टेटमेंट पढ़िए, ये क्या कह रहा है, लैटिट्यूड इज द कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एन एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन। तो ये हो गई गलत। एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे हम नॉर्थ से एंगल मेजर कर रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर हो गया डिपार्चर, और ये कह रहा है लैटिट्यूड। तो पहली स्टेटमेंट गलत, ये होना चाहिए था डिपार्चर। स्टेटमेंट बी पढ़िए, द टाइप ऑफ लेवलिंग इन विच लेवल्स आर टेकन ऑन इच साइड ऑफ ए मेन लाइन एट ए राइट एंगल टू दैट लाइन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेवलिंग। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी इसने, लेकिन इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, एक फिक्स लाइन है, यानी कि एक मेन लाइन है, इस मेन लाइन के परपेंडिकुलर इधर लेवल लेंगे, इधर लेवल लेंगे, इधर लेवल लेंगे, इधर, फिर इधर भी इधर लेवल लेंगे, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया। तो ऐसा हम किसके अंदर करते हैं, ये तो प्रोफाइल लेवलिंग या फिर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग के अंदर करते हैं। जैसे ये रोड की सेंटर लाइन है, तो रोड की सेंटर लाइन के 10-10 मीटर राइट हैंड साइड और 10-10 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेवल लेते हुए चलते हैं। अगर हमें कोई नया रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता है तो वो होती है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग, और इसको इस क्या कह रहा है, डिफरेंशियल लेवलिंग। तो ये भी गलत हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो ऐसे आपको स्टेटमेंटों को समझते हुए चलना है और आंसर करते हुए चलना है। ये मेरा ठीक था, इसको मैंने कर दिया था सही। 92 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व सेंट्रीफ्यूगल रेशो इंक्रीज अलोंग द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व। जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो होता है V²/R, और जैसे जैसे हम ट्रांजिशन कर्व के अलोंग बढ़ते जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू इन्फिनिटी से कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी।
तो शुरू में अगर रेडियस इनफाइनाइट था तो सेंट्रीफ्यूगल रेशो था 0 और बाद में कुछ वैल्यू आएगी तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसमें भी यही कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल रेशो इंक्रीज। तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये, इन ओरिजोनटल कर्व द सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट एन इंक्रीजिंग रेट विद 0 एट द स्टार्ट टू द मैक्सिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने आंसर नंबर 1 सेलेक्ट किया था, यानी कि पहली तो ट्रू है और दूसरी फॉल्स है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट यानी कि आर जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एट एन इंक्रीजिंग रेट विद 0 एट द स्टार्ट। तो सुपर एलिवेशन स्टार्टिंग में तो 0 होता है, बिल्कुल ठीक बात है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है एंड के ऊपर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जो ट्रांजिशन कर्व ऐसे होती है तो सुपर एलिवेशन, इसको मैं आपको शो कर देता हूँ, जैसे ये रोड है तो ऐसे सुपर एलिवेशन इंक्रीज होती हुई चलेगी, यहाँ 0 रहेगी सुपर एलिवेशन और इंक्रीज होती होती बढ़ती जाएगी। लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो मैंने क्या पढ़ा था, सुपर एलिवेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि कांस्टेंट रेट से, जैसे कि सुपर एलिवेशन 3% है तो, या फिर जो ट्रांजिशन कर्व वाला चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं सुपर एलिवेशन 1/150 के रेट से प्रोवाइड करते हैं। आपको याद आ रहा हो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व वाला जो 3 फॉर्मूले होते हैं हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि प्लेन टेरेन में सुपर एलिवेशन हम 1/150 की रेट से प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये इंक्रीजिंग रेट से थोड़ी ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट आर फॉल्स थी, लेकिन एसएससी ने इसमें क्या माना है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस वजह से मेरा ये आंसर गलत हो गया। इस वाले क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी लगाया था, लेकिन एसएससी ने इस चीज़ को नहीं माना, तो हम क्या कर सकते हैं। आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं कि सुपर एलिवेशन हम इंक्रीजिंग रेट से प्रोवाइड नहीं करते, हम कांस्टेंट रेट से प्रोवाइड करते हैं। जैसे 1/150, 1/100 या 1/60, ये ट्रांजिशन कर्व के जो 3 फॉर्मूले हैं, ये वाली टॉपिक आप में से जो जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन था। असर्शन है ए सिंगल कंटूर कैन नॉट स्प्लिट इनटू 2 लाइन्स। कोई सिंगल कंटूर है वो 2 लाइन्स में स्प्लिट नहीं हो सकता, जैसे कोई कंटूर है वो 2 में स्प्लिट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। इसका रीजन पढ़ते हैं, ए नाइफ एज रिज और डिप्रेशन डज नॉट ओकर इन द नेचर। तो इस वाले स्टेटमेंट में मैं 100% श्योर नहीं था, पहले स्टेटमेंट में मैं 100% श्योर था, लेकिन माइंड में जैसे इस चीज़ को मैंने इमेजिन कर करके बार बार सोचा कि क्या नाइफ एज का रिज या डिप्रेशन पॉसिबल है। नाइफ एज का रिज या डिप्रेशन हो गया मतलब बिल्कुल चाकू की नोक वाला, जैसे कोई पहाड़ी एक ऐसे जा रही है और इससे 2 पहाड़ियाँ और ऐसे निकल आई, कुछ इस टाइप से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ऐसा रियलिटी में तो पॉसिबल है नहीं कि ऐसे एक पहाड़ी ऐसे जा रही हो और फिर 2 पहाड़ियाँ उससे ऐसे निकल आई हो, या कोई वैली ऐसे निकल आई हो। तो असर्शन और रीजनिंग को मैंने इकट्ठा पुट करके देखा तो मेरे को दोनों ठीक लगी, और इस वजह से मैंने 4 नंबर स्टेटमेंट को लगाया। इस टाइप से आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है पेपर के अंदर, और इस टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये कहेंगे, रूटीन में हम इस चीज़ को कम ही पढ़ते हैं, मतलब ए स्टेटमेंट तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो इसका रीज़न है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए। 94 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द मार्बल स्लैब। अब ठीक है, मार्बल स्लैब की IS स्पेसिफिकेशन का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, ये मैंने बिल्कुल नहीं किया होगा, तो ये मैंने नोट आंसर्ड है। पेपर में 10,000 बच्चे बैठे थे, तो 10,000 में शायद एक बच्चे को मुश्किल आता होगा, और जिन्होंने 5-10,000 5-6 हज़ार लोगों ने इसको करने की कोशिश की होगी, तो उनके -1/3 मार्क्स उनके हो गए होंगे।
जो भी नेगेटिव मार्किंग थी -1/3 या 2/3 उतने मार्क्स उनके हो गए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करने होते। 95 नंबर क्वेश्चन, प्लेन टेबल सर्वे में लेमन रूल्स आर एसोसिएटेड विद मेथड ऑफ रिसेक्शन बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम। जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है प्लेन टेबल सर्वे की, उसके अंदर लेमन्स रूल आते हैं अगर जो ट्रायंगल ऑफ एरर फॉर्म होता है उसको ख़त्म करने के लिए। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। 96 नंबर क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी हुई है रिगार्डिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सोयल और हमें करेक्ट आंसर बताना है। पहली स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ ए सोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज। तो बिल्कुल ठीक बात है। जो परमिएबिलिटी का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं K = कॉन्स्टेंट जो इसका डाया का स्क्वायर यूनिट वेट अपॉन विस्कोसिटी वॉइड रेशियो का क्यूब। तो कुछ वॉइड रेशियो से रिलेटेड होता है, ये एग्जैक्ट मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा है E³ अपॉन 1 + E³ था या क्या था, लेकिन जो पार्टिकल साइज है उसके स्क्वायर के, तो ये प्रोपोर्शनल इसकी विस्कोसिटी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड स्टेटमेंट, परमिएबिलिटी ऑफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सोयल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फुल्ली सैचुरेटेड सोयल। जो पार्शियली सैचुरेटेड सोयल की परमिएबिलिटी है वो फुल्ली सैचुरेटेड की कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, ज़्यादा होती है पार्शियली की। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो 1 is true 2 is false। मैंने इसको आंसर किया है आंसर नंबर 3, जो कि मेरा ये गलत है। तो आप देख सकते हो ये 100 क्वेश्चन थे। इन 100 क्वेश्चन में से एक्चुअली में जो मेरे को लगता है कि आज के दिन भी कि मेरा कोई क्वेश्चन गलत था तो ये था। जो 3 क्वेश्चन और मेरे गलत हुए हैं पेपर के अंदर, वे एसएससी की गलती से हुए हैं या फिर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी उस वजह से हुए हैं। जो एक क्वेश्चन मेरा पेपर में एक्चुअल में गलत था, तो आप देख सकते हैं मेरा ये क्वेश्चन एक गलत था। और इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये चीज़ मेरे नोट्स में भी लिखी हुई थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन को समझा जा सकता था। तो और इस चीज़ को मैं अपनी गलती भी मानता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया। 97 नंबर क्वेश्चन, मैच द आइटम अंडर द लिस्ट 1, यानी कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। ये शायद मैंने इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने गैस वर्क ही लगाया है। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैच द फॉलोइंग का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया यही फ़ायदा है कि अगर आपको किसी भी एक का आंसर, 4 में से एक का आंसर पता है तो बाकी 3 एलिमिनेट वगैरह करके आप कर सकते थे। तो पहली स्टेटमेंट थी इसकी P नंबर, स्टोक रेल। स्टोक रेल के बारे में मेरे को पता था। स्टोक रेल होती हैं जो ओरिजिनल रेल होती हैं, जैसे एक रेल ये जा रही थी, एक रेल ये जा रही थी, तो ये हो गई स्टोक रेल। अगर कोई इसको हमें ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डाइवर्ट करना है तो ये तो हम दूसरी रेल नहीं बना रहे हैं, तो ये तो अलग टाइप की रेल हो गई। लेकिन स्टोक रेल जो ओरिजिनल रेल थी, ये चीज़ मेरे को पता थी क्या होती हैं। तो P का 4 नंबर ऑप्शन, रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट। जो ये टंग रेल है ये जो ओरिजिनल रेल चल रही है रनिंग रेल, तो P का 4 नंबर ऑप्शन। तो अगर P का 4 होते ही ये तो एलिमिनेट हो गई। और R का 1, ये चीज़ भी क्लियर हो क्योंकि इसमें भी R का 1, इसमें भी R का 1। टंग रेल क्या होती है, टेपर्ड मूवेबल रेल एंड इट्स थिकर एंड इज अटैच टू द रनिंग रेल। तो ये तो स्टोक और टंग रेल आपस में इंटरचेंज थे ही। अब मेरे को Q और S, यानी कि इन दोनों में से ही मेरे को बताना था, गैस करना था कौन सा ठीक होगा। तो क्रॉसिंग क्या होती है, क्रॉसिंग होती है ए डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल क्रॉस इच अदर टू परमिट द व्हील फ्लैंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास ओवर वन ट्रैक टू अनदर। क्रॉसिंग यानी कि रेल का जो पहिया होता है उसको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक ले जाने के लिए जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्रॉसिंग कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को, यानी कि 2 नंबर स्टेटमेंट और 3 नंबर स्टेटमेंट को 3-4 बार मैंने पेपर में पढ़ा और उससे काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ गई थी कि क्रॉसिंग क्या होती है और स्विच क्या होता है। स्विच होता है ए पेयर ऑफ टंग एंड स्टोक रेल विद नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग, उसको हम स्विच बोलेंगे। एस का 2।
तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गैस वर्क किया था, लेकिन गैस वर्क मैंने तभी किया जब मेरे को काफ़ी, इसमें कह सकते हो 80 to 90% मेरे को सही आंसर इसका पता था। 98 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट रिस्पेक्टिवली फॉर प्रिपेयरिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। 1 मीटर क्यूब हमें कंक्रीट प्रिपेयर करना है, और एग्जामिनर देखिए आप कितना अच्छा है, उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि 1 मीटर क्यूब फ्रेश कंक्रीट के अंदर 1.5 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आएगी। तो ये चीज़ आपको याद भी नहीं करनी, एग्जामिनर ने खुद ही बता दिया आपको कि 1.54 का कन्वर्जन फैक्टर है, और 1 मीटर क्यूब सीमेंट की जो डेंसिटी है 1500 kg बाई वेट, वो चीज़ इसने बता दी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं, जैसे 1:2:4 दिया हुआ है तो 4 क्या है, कोर्स एग्रीगेट। टोटल है 4 2 6 और 1 7 इंटू 1.54। तो ये हम कोर्स एग्रीगेट निकाल रहे हैं 4 इंटू 154 डिवाइड बाई 7 यानी कि 88। अब 88 कोर्स एग्रीगेट में कहाँ है, 0.88 पहले ऑप्शन में ही है। ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। आप कंफर्म करने के लिए सीमेंट की क्वांटिटी भी निकाल सकते थे, तो इजीली होने वाला क्वेश्चन था ये। ज़्यादातर डाटा एग्जामिनर ने क्वेश्चन में खुद ही दे रखा था। 99 नंबर क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू दी वाटर लॉगिंग ऑन एन एग्रीकल्चर लैंड एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑप्शन। वाटर लॉगिंग वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसको मैंने आंसर नहीं किया, और स्टेटमेंट भी थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट टाइप की थी। इसमें दो स्टेटमेंट थी, वाटर लॉगिंग इंक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ सोयल बैक्टीरिया। वाटर लॉगिंग से जो सोयल का बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वाटर लॉगिंग से जो सोयल का बैक्टीरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। वाटर लॉगिंग पानी इकट्ठा रह जाता है, जैसे दलदली भूमि हो जाती है तो बैक्टीरिया वहाँ मर जाता है। ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टेटमेंट बी, वाटर लॉगिंग लीड टू इंक्रीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा। ये स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता थी, लेकिन मेरे को स्टेटमेंट ए के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। 100 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्ड मेड बिटवीन टू प्लेट शोन एज दी गिवन फिगर। तो आखिरी में ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। सिंपल फिगर थी और इससे हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा वेल्ड है, तो ये ग्रूव वेल्ड है। दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में हमने ग्रूव बना के इसको वेल्ड कर दिया, तो ये ग्रूव वेल्ड है। तो दोस्तों, एसएससी जेई मेंस के पेपर को मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन को मैंने किया, कौन से क्वेश्चन को छोड़ा, मैंने क्या गैस वर्क लगाया, वो पूरा एनालिसिस हमने देख लिया है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस चीज़ से आप ये सीख सकते हैं कि पेपर के अंदर करीब करीब 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आईएएस कोड के डाटा के बेस पे थे। मतलब उस टाइप के आईएएस कोड 456 और 1000 500 वाला जो आईएएस कोड है उसको छोड़ के 10 क्वेश्चन करीब ऐसे थे जो आईएएस कोड के बिल्कुल डाटा बेस थे। तो वे 10 क्वेश्चन तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जिन 10,000 बच्चों ने पेपर दिया है तो उनमें से एक भी बच्चे को इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा। और ये चीज़ कॉन्फिडेंस आप सबको भी रखना है अगर आप अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो एक्चुअल जब में आप पेपर देंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस क्वेश्चन ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर मुझे नहीं आता तो इन 10,000 बच्चों में से जो पेपर 2 दे रहे हैं उनमें से किसी को नहीं आता होगा। और अपने आप को कंट्रोल करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से बचना है। और जो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं आपको 70 के करीब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए हैं उसमें से मिल जाएंगे। और आखिरी में जो टाइम बचेगा 10 के करीब क्वेश्चन आप सोच सोच के उस स्टेटमेंट को 3-4 बार पढ़ के कर सकते हैं। और 20 के करीब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बचेंगे उनके ऊपर ज़्यादा माइंड के ऊपर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर पेपर में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। नहीं तो कट ऑफ इस एग्ज़ाम की 500 में से 500 जाती, लेकिन एक्चुअल में कट ऑफ आप सबको पता है CPWD की 500 में से कट ऑफ गई है 346 मार्क्स के आसपास गई है। तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का आपके पास मार्जिन है। तो आप जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप वो कमेंट कर सकते हैं
उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और दोस्तों आप भी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर आता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।